हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर कौन सा है आपका? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसका हम लोग शर्मा गेस से सारा एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इसके पहले वाले चैप्टर का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का मैंने एमसीक्यू प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कंप्लीट करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही चैनल पर भी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस थोड़ा सा छोटा सा वर्क आप लोग को दे रहा हूँ। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना ही आप लोग को करने के लिए बोल रहा हूँ। शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके। आपके जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लेते हैं ना तो 90+ से ऊपर आएगा और अच्छे प्रकार से आप लोग याद कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन मेरा कराया हुआ तो 95% प्लस मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ इकोनॉमिक्स में एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। तो बस चलिए, ये छोटा सा मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। और ये जो आपका सेकंड चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा। तो बस आप लोग को पैसेंस बना करके रखना है और हर एक क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देने का खुद से भी कोशिश करना है। चलिए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। कोई वस्तु है, वो क्या कर रहा है, वो मानवीय आवश्यकता को क्या कर दे रहा है, संतुष्ट कर दे रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी क्षमता को क्या बोलेंगे, उसकी क्षमता को बोलते हैं हम लोग उपयोगिता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है, मतलब कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या मतलब है बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम लोग पता चल रहा है कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया करेक्ट। उपयोगिता का मतलब क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है। अगल का क्वेश्चन है, उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। अब उपयोगिता की विशेषताएं बताना कि कौन कौन सी उपयोगिता की विशेषताएं होती है। तो कौन कौन सी होती है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, तो बात सही है, यानी कि एक साइकोलॉजी धारणा है, ठीक है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, मतलब कि रिस्पेक्ट में किसी के, सापेक्षिक मतलब किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं सापेक्षिक। तो ये सापेक्षिक है, ये भी बात सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक है, ये भी सही है, और इसीलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर है अगला का क्वेश्चन कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। तो मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई बताना ना, जैसे हम लोग कपड़ा को मापते हैं मीटर में, ठीक, कपड़ा को मीटर में मापते हैं, ठीक, मीटर में। जैसे हम लोग कोई भी मान लीजिए सामान खरीदते हैं तो मान लीजिए ठोस सामान खरीदते हो तो उसको केजी में मापते हैं, यानी कि किलोग्राम में। तो वैसे ही उपयोगिता को भी मापा जा सकता है। और मार्शल के अनुसार इस उपयोगिता को कैसे मापते हैं, तो हम लोग यूटिल्स में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि यूटिल्स। फिर है कि उपयोगिता की माप की इकाई है। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हो जाएगा, यूटिल्स हो जाएगा, यूटिल्स। और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर यूटिल्स दिया गया तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। उपयोगिता को मुद्रा में भी मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री ने बोला था, तो ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने ही बोला था। ये भी बात अल्फ्रेड मार्शल ने ही बोला था, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट याद रखना होगा। क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, उपयोगिता के हमारे पास दो सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है क्रमवाचक और एक होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है गुणवाचक। तो दोनों का आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक। क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन और एक और कौन है, गुणवाचक। गुणवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक दोनों का बताऊंगा। आगे आई थिंक इसी में हो भी सकता है, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। तो इसका क्या राइट आ जाएगा कि उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था या फिर प्रतिपादक कौन है, तो यह है हिग्स और एलन, हिग्स और एलन। और गुणवाचक अगर पूछ देना तो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। अगर पूछ दे कि उपयोगिता के गुणवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वहां पर बोलेंगे आप लोग मार्शल, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल। तो अगर गुणवाचक से पूछता तो हम लोग ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रमवाचक पूछा है इसलिए हिग्स और एलन आ जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। एक वस्तु है, उसका जितना भी उपयोग हो सकता है उसको उपयोग हम लोग कर रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, योग कर दे रहे हैं, मतलब कि जोड़ दे रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कुल उपयोगिता, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, ठीक। मान लीजिए 4 उसने क्या खाया, पानी पूरी खाया। उससे प्रत्येक
उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स और 8 यूटिल्स की उपयोगिता मिली। मतलब कि चार उसने पानी पूरी खाया तो पहला पानी पूरी से उसको 15 यूटिल्स का मतलब 15 यूटिल्स मिला, फिर दूसरे से 12 मिला, फिर 10 मिला, फिर 8 मिला। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूटिल्स घट रहा है, मतलब उपयोगिता क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं ना, वैसे वैसे उपभोग घट रहा है। ठीक, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितना प्राप्त होगी। मतलब कुल उपयोगिता बताना, तो कुल उपयोगिता हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बस सभी को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आप लोग का कुल उपयोगिता। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 और यहाँ पर 40 5 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर थर्ड में आप लोगों को 45 दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड कर देंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ये आपका डायरेक्ट डिफिनीशन से दे दिया है। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इस डिफिनीशन समझ में आ रहा होगा। उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में बता रहा कि जब भी एक अतिरिक्त इकाई का बात करेगा, जब भी एक अतिरिक्त इकाई का बात करेगा तो वहाँ पर सीमांत वर्ड देखने को 100% मिलेगा। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता बोले, सीमांत उपभोग बोले, जो भी बोले, सीमांत उत्पाद बोले, सीमांत जब भी आएगा तो वहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई का बात हमेशा किया जाएगा। इसका मतलब ये बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मतलब उसमें थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज था और इसमें थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज बोल दिया है, तो सेम ही बात है। इसका भी राइट आंसर क्या जगह, इसका भी राइट आंसर सीमांत उपयोगिता ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उपयोगिता को किस रूप में दर्शाया जा सकता है, या सीमांत उपयोगिता को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एमयू। ठीक, तो ये बताना है कि एम यू इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब कि एम यू का फार्मूला बताना है। तो एम यू का फार्मूला क्या होता है, ये आई थिंक मैंने बता रखा है, और ये आई थिंक इससे आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा। ये होता है टी यू एन माइनस वन। टी यू क्या है, टी यू है टोटल, क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी ना, टोटल यूटिलिटी। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, यह टोटल यूटिलिटी। तो टी यू एन मतलब कि टोटल यूटिलिटी एन माइनस टी यू एन माइनस वन, मतलब कि यहाँ पर अगर 10वां पद लेते हैं तो यहाँ पर एन माइनस वन मतलब कि यहाँ पर 9वां पद लेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा वाला पद लेते हैं, यहाँ पर कम वाला पद लेते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल वाला एक मैं अलग से वीडियो आप लोगों को करा दूंगा शर्मागेस कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आगे है, देखिए अगल का क्वेश्चन क्या है कि उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होगा। उपभोग बढ़ रहा है, ठीक, उपभोग हम लोग करते जा रहे हैं, मतलब उपभोग बढ़ रहा है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, मतलब बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है, और क्यों घटती है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है गोलगप्पे वाला, तो मान लीजिए पानी पूरी ही आप लोग खा रहे हैं। मान लीजिए पानी पूरी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पहले 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए। एक समय आएगा कि आप लोग का मन और पेट दोनों भर जाएगा, तो फिर आप लोग को खाने का मन नहीं करेगा, तो फिर उपयोगिता क्या होगा, कम ही हो गया, क्योंकि अब आप लोग नहीं उसका यूज करना चाहते, उपयोगिता कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आगे है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। और ये आप लोग मतलब ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग को ग्राफ से याद रखेंगे तो ईजी होगा। ग्राफ से आप लोग एक बार समझ गए तो बस आप लोग बता सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग ग्राफ बना करके समझाता हूँ, देखिएगा। इधर मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। इधर हमारा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं और इसके बाद आप लोग को बनाते हैं। यहाँ पर होता है हमारा टी यू और ये होता है हमारा एम यू। तो अब समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। देख लीजिए हमारा जो ये आप लोग को देख रहा हो ना ऊपर वाला ग्राफ, ये हमारा टी यू का ग्राफ है, यानी कि टोटल यूटिलिटी का, मतलब कि कुल उपयोगिता का। और ये हमारे एम यू का है, मतलब सीमांत उपयोगिता का। तो जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है ना, अपने यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को देख रहे हो ये वाला बिंदु, तो जब ये अपने उच्च मान पर होता है तो हमारा एम यू 0 होता है, ठीक। और जब ये यहाँ पर नीचे होता है तो ये हमारा क्या होता है, मतलब कि ये बढ़ रहा होता है, ऐसे बढ़ रहा होता है, तो ये घट रहा होता है। और जब टी यू घटने लगता है ना तो एम यू ऋणात्मक हो जाता है। आप लोग इस 3 पॉइंट को याद रखेगा, मैंने सब्जेक्टिव वाले में करा रखा है। तो जब कुल उपयोगिता क्या पूछ रहा है कि घटने लगती है, तो मतलब ये ऐसे गिरने लगा, यहाँ पर जो ये गिरने लगा ना,
तब सीमांत उपयोगिता पूछ रहा है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को समझाया क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। क्या बोल रहा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब हमारा TU अपने पीक पॉइंट पर होता है, मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, मैक्सिमम बिंदु पर होता है, अधिकतम मान पर होता है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है। कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है। तो फिर से वही क्वेश्चन बोल दिया, तो फिर से यहाँ पर शून्य ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, शून्य ही आएगा। फिर से क्योंकि वही बात पूछ रहा है, इस बार लैंग्वेज में दे दिया है, तो शून्य ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे है नेक्स्ट देख लीजिए, कुल उपयोगिता का मान, मतलब कि TU का मान, टोटल यूटिलिटी का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है क्या, 0 होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 2-3 बार एक ही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में पूछा है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन सेम ही था। फिर संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से, रिक्त स्थान है, उपयोगिता प्राप्त करता है। संतुलन की अवस्था में पूछ रहा है ना, मतलब कि साम्य की अवस्था आ गया, ठीक। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है, तो मतलब अधिकतम प्राप्त करेगा उपयोगिता, या फिर शून्य, या फिर न्यूनतम, या फिर कम। तो क्या वहां पर अधिकतम प्राप्त करेगा, क्या करेगा, अधिकतम प्राप्त करेगा। तो संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है, ऐसे यह हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है बताना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। औसत मतलब कि एवरेज कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं होगा, तो औसत उपयोगिता नहीं होगा। औसत लागत भी नहीं होगा। कुल उपयोगिता मैंने आप लोगों को बताया था, कुल उपयोगिता अभी मैंने आप लोगों को जो ग्राफ से समझाया था, ये तो हमारा 0 से स्टार्ट ही होता है। 0 से स्टार्ट ही होता है तो नीचे कहाँ से जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 0 स्टार्ट होता है, पीक पॉइंट पर जाता है और फिर नीचे आता है, और मैक्सिमम में 0 तक जा सकता है, 0 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब कुल उपयोगिता भी ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे जाता है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्त, मतलब उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्त बताना है, मतलब कि साम्य पॉइंट में, तो यहाँ पर शर्त क्या आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, देख पा रहे होंगे एक्सप्रेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि mu x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, px आ जाएगा। mu x इज इक्वल टू px, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो दे दूंगा, एक ही वीडियो से आप लोग सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, न्यूमेरिकल का मैं आप लोग को अलग से बता दूंगा, ठीक है। पेन और पेपर से आप लोग को सॉल्व करके बता दूंगा, और एक वीडियो काफी होगा न्यूमेरिकल के लिए। आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गोसेन का प्रथम नियम है। गोसेन का 2 नियम है, ठीक, गोसेन का 2 नियम है। तो ये पूछ रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो गोसेन का प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गोसेन का प्रथम नियम को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और अगर गोसेन का द्वितीय नियम पूछ दे ना, यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि गोसेन का द्वितीय नियम बताइए बताइए, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का नियम, ठीक। तो ये गोसेन का द्वितीय नियम है। गोसेन का प्रथम नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, और द्वितीय नियम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो याद रखिएगा दोनों को। इसके बाद है कि गोसेन का दूसरा नियम है, तो यहाँ पर पूछ ही दिया गोसेन का दूसरा नियम। तो गोसेन का दूसरा नियम अभी मैंने आप लोग को बताया, सम सीमांत उपयोगिता नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एवं सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है। वही दोनों क्वेश्चन है, अभी जो हम लोगों ने 2 ऊपर डिस्कस किया वही है। तो दोनों के ही मतलब प्रतिपादक कौन है, गोसेन। तो गोसेन का ही दोनों नियम है, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है, ठीक। नेक्स्ट है, सम सीमांत उपयोगिता किस नियम को कहा जाता है, सम सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर देखा उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, किन्स का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जगह आप लोग का यहाँ पर सॉरी, तो सम सीमांत पूछ रहा है ना कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापक का नियम। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन का नियम। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मतलब कि उपभोक्ता संतुलन को हम लोग समझा रहे हैं, ठीक, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए उदासीनता वक्र का प्रयोग सबसे पहले किसने लिया था, मतलब कि उदासीनता वक्र से सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन को किसने समझाया था, यह पूछ रहा है। तो वो कौन थे, वो थे J.R. हिक्स।
कौन, JR हिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को सॉरी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उदासीनता वक्र होता है, सामान्यतः उदासीनता वक्र कैसा होता है? मतलब जनरली बात किया जाए ना, तो जनरली उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है? उन्नतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, तटस्थता वक्र का झुकाव कैसे होता है बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा बाएं से दाएं। किधर? बाएं से दाएं ना। फिर कि बजट रेखा इंगित करता है, तो बजट रेखा क्या इंगित करता है, या फिर बोल सकते हैं कि बजट रेखा मतलब क्या दर्शाता है? तो बजट रेखा क्या दर्शाता है? तो बजट रेखा दर्शाता है आपका मूल्य अनुपात को, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। फिर कि बजट रेखा की ढाल होती है, तो बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? बजट रेखा की ढाल होती है ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ये सब आप लोग याद रखेगा। फिर कीमत या फिर बजट रेखा की ढाल होती है। अब यहाँ पर आपको मतलब कि बोल सकते हैं एक प्रकार से फार्मूला के रूप में पूछ रहा है, कीमत या फिर बजट रेखा की ढाल कैसी होती है। तो ये होता है आप लोग का माइनस का PX/PY, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर अगल का क्वेश्चन से देखिएगा कि बजट रेखा 2x + 3y = 12 की ढाल होगी। तो 2x + 3y = 12 दे रखा है और इसकी ढाल पूछ रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको बजट रेखा का क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस PX/PY कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा मतलब यहाँ पर आंसर। तो कैसे करेंगे? PX, तो x वाला कौन है यहाँ पर? देख लीजिए x वाला ये है तो 2 और y/3, तो यह जगह 2/3। 2/3 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गलत है। गलत कथन बताया था ना उदासीनता वक्र के संबंध में। तो यहाँ पर 3 तो सही होंगे और एक गलत होगा। तो आप लोग पढ़िए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यही गलत बात बोल रहा है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन सी है? उदासीनता वक्र जो विश्लेषण है इसकी एक मान्यता बताना है। मान्यता तो बहुत सारी होती है, लेकिन कम से कम एक मान्यता बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंधिमान वक्र जिसको कि उदासीनता वक्र भी बोला जाता है, ठीक, उदासीनता वक्र बोल सकते हैं, मतलब के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां क्या, किस बिंदु पर मतलब होगा ये बताना है। तो ये कौन सा बिंदु हो सकता है? तो ये हमारा हो सकता है समझिएगा ये कौन कौन सा हो सकता है। एक तो हो सकता है ये कि MRSXY बराबर क्या आ जाएगा? PX/PY आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाए, या फिर अंधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर क्या हो जाएगा? उन्नतर हो जाए। तो दोनों ही बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब, मतलब कि बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी तो कब विवर्तित होगी? कंडीशन क्या होगा ये बताना है, कंडीशन बताना है। तो क्या कंडीशन होगा? कंडीशन आप लोग का हो जाए कि उपभोक्ता की आय में कमी होगी। जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगा ना, मतलब कि उपभोक्ता की इनकम गिरने लगेगी, कम होने लगेगा, तो बजट रेखा क्या हो जाएगा? बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के करने पर एक उपभोक्ता की फिर एक स्थान है आय खर्च होती है। तो आय कितना खर्च होती है एक्चुअली बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा संपूर्ण आय। क्या? संपूर्ण आय ही खर्च हो जाएगा। एक बजट रेखा, ठीक, उस पर अवस्थित किसी बंडल के कार्य करने पर एक उपभोक्ता की क्या हो जाएगा? संपूर्ण आय खपत हो जाएगी। फिर है कि एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब, अब यहाँ पर दाहिनी ओर के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर बाईं ओर मतलब कि बाईं ओर के लिए तो हम लोगों ने बता दिया। अब दाहिनी ओर की पूछ रहा है, मतलब कि दाहिनी ओर विवर्तित होगा, मतलब कि दाहिनी ओर खिसकेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना चाहिए। यहीं से आप लोग समझिए ना कि बाईं ओर खिसक रहा है तो कमी हो रहा है, तो दाईं ओर खिसकने के लिए क्या होगा? वृद्धि होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद ये आपके वॉल लाइनर वाले हैं, वॉल लाइनर वाले, और इसको बोल सकते हैं रिक्त स्थान वाले। तो इसको मैं आपको सब्जेक्टिव वाले में ही कराऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही इसमें बहुत सारे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को
एक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से अब यहाँ पर दे रखा ना, मतलब कि अलग अलग टॉपिक से इसने सेपरेट करके दिया हुआ है शर्मा केस ने। अब जितने भी डिमांड वाले क्वेश्चन है आपको सारे यहाँ पर मिल जाएगा, डिमांड वाले क्वेश्चंस। डिमांड वाला भी इसी में मतलब कि इसी चैप्टर में, ये नहीं समझेगा कि नेक्स्ट चैप्टर है, इसी में है। ठीक, मतलब कि इसने सेपरेट करके अलग दे रखा कि डिमांड वाले सारे क्वेश्चंस एक तरफ। तो चलिए इसका देख लीजिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है। पहला पूछ रहा है और इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मांग का नियम लागू होने का कारण है, मांग का नियम लागू होने का कारण बताने, किस कारण से मांग का नियम लागू होगा। और मांग का नियम क्या होता है ये सब्जेक्टिव वाले में मैंने बता रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में ही, और आई थिंक मॉडल पेपर में भी ये पूछा जा चुका है कि मांग का नियम क्या होता है। ठीक, मांग का नियम क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए, और क्लियर नहीं है तो सब्जेक्टिव वाले में इसी का सब्जेक्टिव में आपको बता दूंगा। तो देखिए, मांग का नियम लागू होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये तो होना ही चाहिए। फिर आय का प्रभाव भी होना चाहिए और प्रतिस्थापन प्रभाव भी होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी नियम लागू होने से मांग प्रभावित होगी। ठीक, या फिर मांग का नियम लागू मतलब होता है इनके कारण, ऐसा बोल सकते हैं। अगल का क्वेश्चन है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस होगा, किस प्रकार, सिर्फ की बोल दिया है। तो किस प्रकार से संबंध को दर्शाता है बताना है। तो कैसा संबंध मतलब दर्शाता है, मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच, कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध दर्शाता है। तो ये विपरीत संबंध दर्शाता है। आप लोग मांग का नियम पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक, कैसे कि अगर कीमत बढ़ेगा, मान लीजिए कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा, मांग घट जाएगा, मांग ऑटोमेटिकली घट जाएगा। और मान लीजिए आपका कीमत क्या हो गया, कीमत घट गया, कीमत घट गया तो मांग बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग का नियम बोलते हैं। डिटेल में मैं आपको सब्जेक्टिव में कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। मांग का नियम इसलिए पूरा लिख ही दिया, तो आप लोग यहीं पर मांग का नियम समझ भी जाइए। ठीक, यही मांग का नियम है, तो जो इसने स्टेटमेंट दिया है ना यही है। ऐसा किसने कहा, तो इसका अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि मांग का नियम किसने दिया था, ये इसने पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शंस को, ऑप्शन को देख करके जज कीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्शल, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने ये मांग का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिएगा यहाँ पर कि मांग के नियम यानी कि वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है, कारण क्या है। तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी होगा, आय का प्रभाव भी होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव भी होगा, इसलिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि मांग का नियम व्यक्त करता है, मांग का नियम क्या व्यक्त करता है। तो हमको मांग का नियम का डिफिनेशन याद है, उससे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देख लेते हैं कि वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को क्या मतलब दर्शाता है। बात तो सही है, दो वस्तुओं की कीमत में संबंध, तो दो वस्तु की कीमत में संबंध मांग का नियम दर्शाता है क्या। तो यहाँ पर ये तो नहीं लग रहा है, तो इसको कैंसिल करते ही, ऐसा नहीं होता है। फिर उपभोक्ता की आय तथा मांग की मात्रा के बीच संबंध, ऐसा भी नहीं है। और उपयोग सभी तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि मांग का नियम क्या बताता है, वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच संबंध, इसको मतलब व्यक्त करता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है, मांग का वक्र भी बनता है। ठीक, मतलब कि मांग का ग्राफ वगैरह बनता है मांग वक्र का। ठीक, तो इसका ढाल कैसा होता है जनरली बताना है। तो बाएं से दाएं दाएं नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। फिर है कि सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है कैसा। तो यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं धनात्मक ऋणात्मक बहुत सारे ऑप्शंस, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऋणात्मक बताएंगे। क्योंकि क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, जो अब आप लोग इसको बनाएंगे ना तो ऋणात्मक ही निकल के आ जाएगा। फिर है कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, मांग फलन। ठीक, यहाँ पर मांग फलन भी होता है। ये सब्जेक्टिव में सारा कुछ मैं कराऊंगा और करा भी चुका हूँ, और फिर से मैं कराऊंगा इसके सब्जेक्टिव में, इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव में। तो ये क्या होता है मांग फलन, तो ये होता है डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या पी एक्स। ठीक, और ये डी हमारा डिमांड है। ठीक, और ये हमारा फलन है। तो ये मैं आपको सब्जेक्टिव वाले में और एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं आई थिंक। हाँ, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से, मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं। तो मूल्य, ठीक, बात सही है। आय में परिवर्तन, ये भी बात सही है। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, मान लीजिए उपभोक्ता इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ खरीदने में, तो मांग में तो प्रभावित होगा ना, मतलब कि मांग में परिवर्तन तो होगा ना, तो ये भी होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर है कि मांग के निर्धारक तत्व कौन है, मतलब कि मांग को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय स्तर, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, मांग को प्रभावित कौन सा कारक कर सकता है। तो देखिए और बताइए क्या आ जाएगा राइट आंसर। निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो राइट आंसर जगह उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। फिर है आगे कि मांग में कमी के क्या कारण, मांग में कमी आ जाए तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, कि आय में कमी हो सकता है, ठीक, उपभोक्ता की आय में कमी आ गया होगा, क्रेताओं की संख्या में कमी आ सकता है, ठीक, तभी मांग में कमी हो सकता है, फिर उपभोक्ता की रुचि में भी कमी आ सकता है, तो इनमें से सही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर, मतलब कि कौन सा वस्तु की कीमत बढ़ेगा कि उपभोक्ता उस वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदना चाहेगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विलासिता वस्तु, विलासिता वस्तु ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। विलासिता वस्तु का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्या है कि कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, इसका कारण क्या है। घटिया वस्तु कहने का मतलब है कि निम्न प्रकार की वस्तु है ना, मतलब कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसी को हम लोग घटिया वस्तु बोलते हैं, ठीक, मतलब कि जो चीप रेट में मिलते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि घटिया वस्तु की कीमत गिर रही है, ठीक, गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास क्या होता है ये मैं आप लोग को सब्जेक्टिव में बताऊंगा। नेक्स्ट है कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगा, मूल्य में वृद्धि होगा तो गिफिन वस्तुओं का मांग क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट। फिर है यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग में कमी हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी, वस्तु एक्स मतलब किस प्रकार की वस्तु होगी ये बताना है, तो वस्तु एक्स किस प्रकार की वस्तु होगी, निम्न प्रकार की या फिर घटिया वस्तु बोल सकते हैं जिसको कि गिफिन वस्तु बोलते हैं। आगे है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच कैसी होती है, कीमत मांग की लोच होती है मतलब इनके लिए धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड रह जाएगा। फिर पूछ रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है कहलाती है, मतलब कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टी और क्या और हो सकता है हमारा कॉफ़ी। मान लीजिए कभी हमको चाय नहीं मिले तो हम लोग कॉफ़ी उसको जगह पर पी लेते हैं, ठीक, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तु को बोलते हैं अस्थानापन्न वस्तुएं। क्या बोलते हैं ऐसी वस्तु को, ऐसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक मिनट, यदि वस्तु तो यहाँ पर प्रतियोगी वस्तुएं दिया गया है, पूरक वस्तु दिया गया है, असंबंधित वस्तु दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतियोगी वस्तुएं। प्रतियोगी वस्तुओं को ही हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं, ठीक है, इसको ही प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं। यहाँ पर जटिल लैंग्वेज दे रखा है इसीलिए। आगे है कि पूरक वस्तु का उदाहरण, अब पूरक वस्तु का क्या उदाहरण हुआ जिसका कि हम लोग एक दूसरे के बिना उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कलम और क्या, कलम और स्याही, कलम और क्या स्याही। अगर मान लीजिए कलम में स्याही ही नहीं है तो फिर उसका क्या मतलब है, कलम रहे या फिर ना रहे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, तो ऐसे मतलब ये होते हैं पूरक वस्तु जिनका एक दूसरे के बिना उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पूरक वस्तु का उदाहरण, तो चाय तथा चीनी, क्या चाय बिना चीनी के हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो मतलब ये पूरक वस्तु है। फिर जूते जैसा जुराब, ये भी सही बात है, जुराब को आई थिंक सॉक्स बोलते हैं। फिर कलम तथा स्याही जो कि मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिया तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रसगुल्ला की कीमत में रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगा, तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन हमारे क्या है, ये है प्रतिस्थापन वस्तुएं जिसको कि बोलते हैं प्रतियोगी वस्तुएं, मतलब कि एक दूसरे का स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। हम लोग गुलाब जामुन के बदले में रसगुल्ला खा सकते हैं, तो सस्ता कौन है, हम लोग उसी को लेंगे क्योंकि दोनों एक ही बात है, दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, ठीक, तो रसगुल्ला की कीमत में कमी हो रहा है तो ऑब्वियसली रसगुल्ला की मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं इसलिए। फिर है कि स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है, स्थानापन्न वस्तु या फिर बोल लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु या फिर प्रतियोगी वस्तु सेम ही बात है, तो इसका उदाहरण किया जाएगा चाय तथा कॉफी, हाँ सही है, चाय तथा चीनी नहीं, दाल तथा ब्रेड नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या चाय तथा चीनी, सॉरी चाय तथा कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा चाय तथा कॉफ़ी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो गया, दोनों हमारे क्या हैं, दोनों प्रतिस्थापन वस्तु हैं या फिर स्थानापन्न वस्तुएं हैं,
तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगा तो हम लोग चाय पी लेंगे, तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि सॉरी, मांग की कीमत लोच का अर्थ है। मांग की कीमत लोच का क्या मतलब है? तो मांग की कीमत लोच का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन होगा उससे क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मांग की कीमत लोच। फिर है मांग की लोच होती है। मांग की लोच कैसी होती है ये बताना है। तो मांग की लोच कैसी होती है, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि मांग की लोच होती है तो कैसी होती है, यह होता है आपका मात्रात्मक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। फिर है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और इसमें श्रेणियां होती है। ठीक, इसमें अगर श्रेणी देखें तो 5 श्रेणी होती है। ठीक, लेकिन अगर प्रकार बोले तो 3 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। तो कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होती है जब वस्तु की मांग क्या, वस्तु की मांग क्या होगा, वस्तु की मांग क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेरोजगार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग होता है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब क्षैतिज होती है तब मांग कैसा होता है, तब मांग होता है पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार मांग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष एक्स अक्ष क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो मान 1 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होती है तब मांग क्या होगा, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना, तो तब बोल रहा है कि मांग कैसा होगा, तो तब होगा आपका पूर्णतः क्या, पूर्णतः आपका ये हो जाएगा बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई अक्ष के, इस बार किसके अक्ष के पूछ दिया, वाई अक्ष के समांतर खींची गई है, तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान कितना होगा यह बताना है। तो मांग की कीमत लोच का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार। आगे बढ़ते हैं। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है तो मतलब कितना होता है, तो यह होता है आपका 1। सरल रेखा पर कितना होता है, 1। स्ट्रेट लाइन पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से, मतलब कि कौन कौन से कारक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो मांग की लोच को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तो आपका वस्तु की कीमत हो जाएगा, कीमत स्तर हो जाएगा, आय स्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, उपयुक्त सभी। फिर है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच कितना होता है, तो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होता है आपका 0। ठीक, ये आपके किस में दिया गया है, आपका अगर देखेंगे ना क्वेश्चंस बैंक, तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच कितनी होती है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होता है 0। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है। विलासिता वस्तु किसे बोलते हैं नहीं पता है मुझे भी, इसका क्या होता है, इसका होता है अत्यधिक लोचदार, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु का उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच होती है। मांग की कीमत लोच कैसी होती है बताना है। तो क्या कैसी होती है, यह होता है आपका 1 से कम। वो भी कब, जब एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाए, तो 1 से कम होगा यहाँ पर कीमत लोच। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। यहाँ पर आपको वस्तु का नाम दिया गया है और किसकी मांग लोचदार होगी बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। ठीक है, क्योंकि इसका मांग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि स्थिर रहने वाला लगभग लगभग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होता है। एक सरल रेखा, फिर से पूछ दिए, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो सरल रेखा के लिए क्या होता है, 1 मिनट, एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है, ये बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट। फिर है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। मध्य बिंदु पर इस बार पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु पर क्या होता है, मध्य बिंदु पर 1 होता है, मिड पॉइंट पर ना, वहां पर 1 के बराबर, क्योंकि वहीं पर संतुलन भी आ जाएगा। आगे है कि यहाँ पर आपको क्या देगा, ग्राफ दिया गया। निम्न रेखा चित्र में रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी, यहाँ पर जी पर, तो ये क्या है, मतलब कि मिड से ऊपर है।
तो मिड से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, मिड से ऊपर है तो आपका यहाँ पर एक से अधिक होगा, मिड से ऊपर है तो एक से अधिक, अगर मिड में रहता तो एक के बराबर होता और मिड से नीचे आ जाता तो एक से कम होता। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नीचे वाले क्वेश्चन में इस बार नीचे है और इस बार पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए इस बार मिड में दे दिया, तो मिड में मैंने आप लोग को बताया कि एक के बराबर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, आगे है कौन सा क्वेश्चन है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। कोई उपभोक्ता है और अपना आय का मैक्सिमम खर्चा उस वस्तु पर कर दिया, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, मांग कैसी होगी यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सापेक्षिक लोचदार होगा, सापेक्षिक लोचदार। फिर है कि एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत की लोच क्या होगा बताना है। मांग की कीमत की लोच कैसी होगी, तो मांग की कीमत लोच होगा आपका एक से कम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ईडी का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर मांग है 8, मांग में मतलब प्रतिशत परिवर्तन है 8 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है 5, तो ये आपका 1 पॉइंट और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, तो 6 1.6 आएगा। तो 1.6 आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड यानी कि मांग की कीमत रोज बराबर होता है क्या, मांग में प्रतिशत परिवर्तन ठीक बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और दोनों हमको गिवन था ठीक, तो बस डिवाइड लगा दिए आ गया। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा और न्यूमेरिकल वाले में भी मैं इसको अलग से बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान होता है फिर से वही, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, ये डायरेक्टली 2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इज इक्वल टू दे रखा है 1/P, 1/P है तो वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। वक्र के प्रत्येक बिंदु पर पूछ रहा है ना, हर एक बिंदु पर मांग की कीमत लोच कैसा होगा, तो मांग की कीमत लोच कैसा होगा, 1 के बराबर होगा यानी कि इकाई के बराबर होगा क्योंकि 1/P इसने बोल दिया। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इज इक्वल टू दे रखा है 10-P, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये है और वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितने हैं, 2 रुपये है। 2 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर 10 माइनस और प्राइस हमको दे रखा है 2, ठीक 2, तो यहाँ पर रख देते हैं 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल निकल कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का मांग फलन Q इज इक्वल टू दे रखा है 20-2P, जहाँ P का मान क्या है, 10 से छोटा है, 2P है ना, तो यहाँ पर P का मान बोल रहा है कि 10 से छोटा तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता है तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या होगा। बाजार मांग फलन पूछ रहा है यहाँ पर, तो बाजार मांग फलन पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो बाजार मांग फलन तो क्या करते हैं कि यहाँ पर कितने उपभोक्ता हैं, 20 है, तो इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 400 और माइनस का ये आ जाएगा 40P, 400 माइनस में 40P आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा होगा। और न्यूमेरिकल वगैरह अगर अभी समझ में नहीं भी आ रहा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। फिर यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण इतना है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी। Q इज इक्वल टू हमको गिवन है 15-2P और P का वैल्यू दे रखा है प्रति इकाई कीमत 1 रुपया, तो यहाँ पर रख देंगे 15-2 इंटू में 1 यानी कि 15-2 तो किसके बराबर जाएगा, 13 के बराबर, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र यानी कि D इज इक्वल टू 10-5P है तो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगा। P का मान 1 रुपये दे रखा है प्रति इकाई, तो ये किसके बराबर जाएगा 10-5 इंटू में 1, तो ये किसका इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि ये चैप्टर एक्चुअली में लंबा था और ये चैप्टर एक्चुअली में बड़ा भी है, ठीक, मतलब कि है एक्चुअली में ये बड़ा, तो इसके सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बढ़ा गया तो सब्जेक्टिव भी बढ़ जाएगा क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।